मेरी एक बड़ी उलझन दूर हो गई। मुख्तसर सी असल इमारत मुझे ऐसे किसी भी काम के लिए मखदूश नजर आ रही थी। अकबी तय खाने में निक मोड़ले से जरा खुलकर बातचीत हो सकती थी। माई किचन समेट कर फारिग हुआ तो मैं भी अपने कमरे में लौट गया। वीरा बिस्तर पर दराज टेलीविजन देखने में मसरूफ थी। इस पर फोर्ट हाउस के बारे में कुछ बताया जा रहा था। मैं रिमोट कंट्रोल उठाकर चैनल बदल दिया। यके बाद दीगरे मैंने मुतअद्दिद चैनल देखे। हर जगह से उसी वाक़े के बारे में कोई ना कोई प्रोग्राम दिखाया जा रहा था। मरने वाले दाऊदी सितारे बदरूहों की तरह हर चैनल से चिमट कर रह गए थे। मैंने उठाकर टेलीविजन बंद कर दिया। टेलीविजन खुला रहे तो तन्हाई का एहसास नहीं होता। वीरा बिस्तर पर पड़े पड़े अंगड़ाई लेकर बोली, सारे किरदार अपने इर्द गिर्द घूमते हुए और बोलते चालते महसूस होते हैं। इस लानत ने लोगों को इनके घरों में महसूर करके रख दिया है। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, जो वक्त दोस्तों और रिश्तेदारों से मेल जोल में बसर होता था वो अब तन्हाई के बावजूद इस शैतानी चरखे के गिर्द गुजर जाता है। हर शख्स को शिकायत है कि उसे वक्त ही नहीं मिलता। बस अब बूढ़ी औरतों की तरह कलकलाकर कोसने पीटने बैठ न जाना। वीरा ने हाथ उठाकर मेरी बात काट दी। आज की दुनिया ही एक कोजे में सिमट कर रह गई है। घर में पड़े पड़े आदमी दुनिया भर की खबरों से वाकिफ होता रहता है। यह बताओ कि क्या तुम परसों रवानगी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो? चौड़े बिस्तर पर वीरा से कदरे दूर नीम दराज होते हुए मैं धीरे से कहा, शायद नहीं। मैं यहाँ के लिए ज़हन में एक तवील प्रोग्राम लेकर आया था। अब इसे अधूरा छोड़कर भागना पड़ रहा है। बद्रीनाथ की कलाबाजी ने खतरात का इम्कान यकायक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अपने तवील प्रोग्राम के बारे में तुमने आज तक मुझे कुछ नहीं बताया। उसने मेरी तरफ करवट ले ली। तबाहियों और तकरीब कारी के बौखला देने वाले सिलसिले के अलावा और क्या किया जा सकता है? इस तवीलो अरीज मुल्क में ऐसी कार्रवाइयों के बेशुमार मौके बिखरे हुए हैं। बीमगन होती तो इसके सहारे न्यूयॉर्क के चंद कलीदी केबल काट कर पूरे शहर को तारीख किया जा सकता था। मैं तुम्हें हरगिज ऐसा न करने देती। वीरा बौखला कर बोली, बिजली का ब्रेकडाउन इस शहर के लिए कयामत सोहरा बन जाता है। तारीख में चंद बार ही ऐसा हुआ है। निक मोड़ले के होटल के लिए यह तजवीज़ तुम ही ने दी थी। मैं दरमियान में उसे याद दिलाया और फिर उन्होंने तो कराची में कैनोब के बिजली घर को कई हफ्तों के लिए बंद कर दिया था। इस शहर में भी अमरीकियों जैसे बल्कि शायद इनसे बेहतर इंसान रहते हैं। जिस शहर में बरकी और मशीनी निज़ाम पर इन्हिसार जितना ज़्यादा होता है वह इतनी बड़ी बर्बादी आती है। वीरा ने मुझे समझाने की कोशिश की। कराची में बिजली फेल होती है तो साबिर और शाकिर शहरी अंधेरे घरों की गर्मी में नल के पानी पर गुजारा कर लेते हैं। यहाँ का समा ही बदल जाता है। लिफ्ट और सब वे में फंसी हुई औरतों पर दरिंदे टूट पड़ते हैं। चोरी, डाकू, लूट मार, जना, अगवा और कत्ल की इस कदर वारदातें होती हैं कि अगले पिछले सब रिकॉर्ड टूट जाते हैं। जरा सी देर में बर्बादी से दो चार होने वालों में अक्सरियत शरीफ और बेगुनाह शहरियों की होती है। नतीजा सामने आने पर तुम खुद अपने इकदाम पर शर्मसार हो जाते। यह महज एक मिसाल थी। बद्रीनाथ शराफत से चलता रहता तो इंसानों को निशाना बनाए बगैर इन्हें भारी माली और फनी नुकसान पहुंचाया जा सकता था, लेकिन अब यह काम अधूरा रह जाएगा। ब्लैक डैड हमारे बाद बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इसकी तंग खोपड़ी मंसूबाबंदी की सलाहियतों से महरूम है। वीरा ने मायूसी से कहा, यही काफ़ी है कि उसके जीते जी डेविड स्टार्स दोबारा सर नहीं उठा सकेंगे। हम देर तक इन इम्कानात पर गुफ्तगू करते रहे। सुबह तक हमें यूं महसूस हो रहा था जैसे न्यूयॉर्क बल्कि अमेरिका में हमारा हर काम खत्म हो गया हो और हम जमूद का शिकार होने वाले हों। रवानगी का प्रोग्राम तय होते ही हमें बेशुमार काम नजर आने लगे थे जिन्हें पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वक्त दरकार था। इसी दौरान में थोड़ी देर के लिए गनूदगी छा गई। नींद का गलबा होने से पहले मैंने अपने बदन पर वीरा के गुदाज और हरारत अंगेज वजूद का लोच महसूस किया। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली और वीरा को खतरनाक हद तक अपने करीब देखकर बिस्तर छोड़ दिया। मेरी बौखलाहट पर वीरा ने कहका लगाया, बस डर गए? तरगीब पर नफ्स को मारना हर कस्सो नाकस के बस की बात नहीं है। तुम्हारी जगह गांधी होता तो मेरी जरा भी परवाह किए बगैर गहरी नींद सोता रहता। मैं गांधी की तरह दालें और सब्जियां खाकर बकरी का दूध नहीं पीता। मैंने चिड़चिड़ लहजा में कहा और दूसरे बेडरूम की तरफ चल दिया। वीरा ने मेरा पीछा करने की कोशिश नहीं की। 4 बजे टेलीफोन की घंटी सुनकर मुझे दोबारा उसी कमरे में आना पड़ा। वीरा फोन पर ब्लैक डैड से बात कर रही थी। आदत के मुताबिक उसने स्पीकर फोन ही ऑन किया हुआ था। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। वहां पहुंचने पर मेरे कानों में ब्लैक डैड की आवाज आई। अंदाजन कितने पाउंड का होगा? वीरा के कुछ कहने से पहले ही मैं बोल पड़ा, पाउंड? मैं समझा नहीं कि तुम क्या पूछ रहे हो। ब्लैक डैड की आवाज मुताहिराना थी। होने वाले बच्चे का वजन पूछ रहा था। क्या तुम किसी जचकी की इतला नहीं दे रहे थे? ब्लैक डैड हंस पड़ा। मैं होटल वाले मेहमान की बात कर रहा था। मैंने 3 आदमी लगा दिए। काम ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। गरूब आफ्ताब के बाद डक उसे लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा।
डक, ये वही तो नहीं जो भैंगा है, देखता किसी और को है और मारता किसी और को। तुम्हारे चौंकने से पता चल रहा है कि तुम इससे वाकिफ हो। बोला, तुम्हारे इंसानी म्यूजियम के खास खास नमूनों से वाकिफ होना ही चाहिए। वो दोबारा हंसने लगा। मैं समझ गया, यह माइक की बदमाशी मालूम होती है। ये लोग किसी की सलाहियतों से ज्यादा उसकी शक्ल सूरत पर ध्यान देते हैं। इसकी मौजूदगी में तुम्हें अपने शिकार पर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, वही इसको संभाल लेगा। और अगर वो आनजहानी हो गया तो क्या सूरत रहेगी? क्या तुम इधर आ रहे हो? मैं नहीं आ सकूंगा। इसके बारे में डक और माइक तुम्हारी हदायत पर अमल करेंगे। तुम्हारे तहखाने में वो कई दिन तक महफूज रह सकता है। विश यू गुड लक एंड बाय। फोन बंद करते ही मैंने कॉल बेल का बटन दबा दिया। मुझे माइक पर बिला वजह गुस्सा आ रहा था। यह भैंगा डक क्या बला है? वीरा ने सिगरेट सुलगा कर पूछा। एक चौपाया, मैंने भुन्ना कर जवाब दिया। इसी वक्त माइक वहां आ मौजूद हुआ। तुमने भैंगे डक का नाम लिया था और अब वो यहाँ नाजिल होने वाला है। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, वो मरदूद तुम्हें याद ही क्यों आया था? बात बरे सबील तज़किरा निकली थी। मैं दानिस्ता उसका नाम नहीं लिया था। अपने पैदाइशी ऐब के बावजूद वो बहुत बेखौफ और कारआमद आदमी है। निगरानी के कामों पर बास आम तौर पर उसी को लगाता है। हरीफ को पता तक नहीं चल पाता कि डक मुसलसल उसी को घूर रहा है। मैं बेबसी से हंस पड़ा। जाओ और जाकर तहखाना साफ करो, वहाँ एक मेहमान आने वाला है। माइक का चेहरा खिल उठा। फोर्ट हाउस से उसकी गैर हाजिरी के अजाले का एक इम्कान पैदा हो चला था। लान पर 2 कुर्सियां डाल दो और मेज लगा दो, हम कुछ देर ताज़ा हवा में बैठेंगे। वीरा ने उसे हदायत की और वह सादतमंदाना अंदाज में सर झुका कर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद हम हल्की हल्की खुशगवार हवा में मुख्तसर लान पर कुर्सियां डाले बैठे हुए थे। मतला साफ था, फिजा में हबस या गर्मी का नामो निशान तक नहीं था। मगरिब की तरफ ढलते हुए सूरज की थकी थकी किरणों ने पूरे लान को अपनी जद में लिया हुआ था। इस वक्त हम घर से बाहर खुली फिजा में बैठे हुए थे, जहाँ पड़ोसियों से सामना भी हो सकता था। इन रमूज को मद्देनजर रखते हुए माइक ने ब्लोर के गिलासों के बजाय नाजुक ब्लोरीन जाम मेज पर सजाए थे। ट्रे में आइस पार्ट, सॉफ्टन और सोडे के साथ मुख्तलिफ इकसाम की कई रंगारंग बोतलें भी थीं। बाहर बैठकर शरीफों की तरह से मैं नोशी करनी है तो फिर इवनिंग कॉकटेल ही बेहतर रहेगी। वीरा ने माइक के किए हुए इंतजाम पर तारीफी नजर दौड़ाते हुए कहा, मेरे नुस्खे से तुम्हें मजा आ जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वीरा मेज की तरफ मुतवज्जा हो गई और मुख्तलिफ शराबों की मिकदार नाप कर दोनों दहकते हुए पैमानों में डालने लगी। इसकी पूरी तवज्जो अपने काम पर मरकूज थी। मैं इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था कि मुझे पड़ोस वाले मकान के बंद दरवाजे के पीछे किसी की मौजूदगी का बेनाम सा एहसास हुआ। कोई दरवाजे की ओट से हमें देख रहा था। चंद सादियों बाद एक संडोल और दराज कामत अमरीकी औरत इस दरवाजे से बाहर निकल आई। उसके जिस्म पर इस वक्त भी एक चुस्त टी शर्ट और ऊंची निकर मौजूद थी। खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट रची हुई थी और तिरछे हुए सुनहरे बाल इसके शानों पर लहरा रहे थे। मैं इसी तरह मुतवज्जा था। मेरी और उसकी नजरें चार हुई। उसने मेरी तरफ हाथ लहराया तो उसके गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो चुकी थी। मैंने जवाब में हाथ हिलाया तो वीरा चौंकी और फिर मेरी तरफ नजरों के ताक़ुब में उसने भी अपनी उस पड़ोसन को देख लिया जो चंद रोज पहले लान पर घास काटती हुई नजर आई थी। वीरा का मुंह बन गया, मगर उस इखलाकन पड़ोसन को हाथ लहराना पड़ गया। मालूम होता है कि ये उल्लू की पट्टी हर वक्त हमारी ताक में लगी रहती है। वीरा दोबारा कॉकटेल की तैयारी में मसरूफ होते हुए बड़बड़ाई, ऐसी मुतजस्सिस औरतें मुझे जहर लगती हैं। इसे नजरअंदाज कर दो वरना वो हमारे सर पर सवार होकर गले पड़ जाएगी। मुतनासिब बदन वाली उस पुरकशिश खातून ने मुझे इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं उसे नजरअंदाज कर सकूं। वो मेरी तरफ देखती हुई सीधी चली आ रही थी। दोनों हाथों को अलग करने वाली 2.5-3 फुट ऊंची रस्मी सी दीवार के पास आकर रुक गई। हाय, अगर मेरी मुदाखलत नागवार ना हो तो क्या मैं तुम्हारी तरफ आ सकती हूँ? उसने मुस्कुराते हुए दिलकश आवाज में पूछा और मैं दिल ही दिल में यह एतराफ़ किए बगैर नहीं रह सका कि किसी औरत को एक औरत ही सही पहचान सकती है। इसी वजह से अक्सर मर्द इनकी दिल फरेबी से धोखा खा जाते हैं। वीरा को शायद ये पसंद नहीं था कि मैं इससे बात करूं। वो फौरन ही इसकी तरफ पलट कर बोली, जरूर आओ, लेकिन इस वक्त लान पर सिर्फ 2 ही कुर्सियां हैं। दरमियानी दीवार की वसात ही क्या थी जो के बाद दीगरे उसकी दोनों टांगें हमारे लान पर थी। नेवर माइंड, मैं अंदर से तीसरी कुर्सी खुद उठा लाऊंगी। उसने वीरा के खुश्क जवाब को अपनी फराग दिलाना मुस्कुराहट में घोल कर बिल्कुल बेअसर कर दिया और बेपरवायाना अंदाज में हमारे पास आ गई। हम दोनों उठे। मैं मेडलिन हूँ, ये कहते हुए उसने अपना नर्म हाथ वीरा की तरफ बढ़ा दिया। रोजी, वीरा ने किसी गर्मजोशी के बगैर अपना तारुफ करा के उससे हाथ मिलाया। असलम, मैं नरमी से उसकी गुदाज हथेली अपनी गिरफ्त में ले ली। उसकी मखरूती उंगलियां सख्ती से मेरे हाथ के गिर्द लिपट गईं। मैंने एक तरफ सिरक कर अपनी कुर्सी उसे पेश की। तुम बैठो। उसने बेतकल्लुफी से मेरे बाजू को थाम कर मुझे कुर्सी पर बिठाना चाहा। मैं अपने लिए अंदर से तीसरी कुर्सी ले आती हूँ। वैसे भी मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। आज यकीनन तुम दोनों में से किसी का बर्थडे है। जो ये 2 नफरी कॉकटेल पार्टी हो रही है, माई के कच्चे खिदमतकार की तरह न जाने कहाँ छुपा
ये सूरत हाल देख रहा था। हमारी तकरार का कोई नतीजा बरामद होने से पहले ही वो एक कुर्सी और एक पैग लिए चला आया। ये किसी की बर्थडे पार्टी नहीं है, तुम कॉकटेल लोगी? वीरा ने खुश्क मिजाजी का मुजाहरा करते हुए रस्मी लहजे में मैडलिन से पूछा। मैडलिन का जवाब असबात में पाकर वीरा ने तीसरा पैमाना तैयार करना शुरू कर दिया। उसके निकर के नीचे और टी शर्ट से ऊपर उसकी जिल्द की चमक चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि वो शबाब के रंगीन दौर से गुजर रही थी। उसकी बेचैन सब्ज आंखों में तजस्सुस कूट कूट कर भरा हुआ था। अपनी फितरी खुशदिली के साथ वो बातें करने की भी बहुत शौकीन थी। वो हमारे बारे में रस्मी तारुफ से कुछ ज्यादा जानने की ख्वाहिशमंद थी। वीरा ने चंद फिक्रों में जवाब निपटा दिया। हम लंदन में रहते थे और वहां से मुख्तसर छुट्टियां गुजारने के लिए न्यूयॉर्क आए हुए थे। चंद रोज में लंदन वापसी का इरादा था। फोर्ट हाउस इस दिन का सुलगता हुआ मौजू था। कॉकटेल का पहला घूंट लेने के बाद मैडलिन ने उसका जिक्र छेड़ दिया। वीरा ने फौरन उसे खामोश कर दिया। मैडलिन प्लीज इस वाक़े का जिक्र करके हमारी शाम बर्बाद न करो। दिन भर टेलीविजन इसी के बारे में भौंकता रहा है। उसे शर्मिंदा होकर माजरत की और मैंने उसके सवालात से महफूज रहने के लिए उस पर जवाबी हमला करने का फैसला कर लिया। क्या तुम हमारे पड़ोस में अकेली ही रहती हो? फिलहाल कुछ ऐसा ही समझ लो। मेरे तखातु पर उसकी आंखों की चमक में इजाफा हो गया। अकेली ना होती तो तुम दोनों के दरमियान मुखल ना होती। जाज की वापसी तक यही सूरत रहेगी। जाज तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वीरा को सवाल तज़हीक अमेज था। पहले हुआ करता था, 2 साल से मेरा शौहर है। वह हंसते हुए बोली। वो कहाँ गया हुआ है? क्या किसी कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता है? 2 हफ्ते के कोर्स पर फेयरफैक्स गया हुआ है। CIA में मुलाजमत करता है। उसका वो जवाब सुनकर मैं संभल गया। ये एक अजीब इत्तेफाक था कि हमारे पड़ोस में CIA का एक हरकारा रह रहा था और ब्लैक डैड उसका वजूद से बेखबर था। इसे इल्म होता तो हमें यकीनी तौर पर इस पड़ोस से मोहतात रहने का मशवरा देता। मेरे ज़हन में सर उभारने वाला दूसरा शुबा ज्यादा संगीन था। वो इत्तेफाकन हमारे साथ मिल बैठी थी या किसी खास मकसद के लिए हमसे करीब होने की कोशिश कर रही थी। मैंने गौर से उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत और तीखे खतुकाल की मासूमियत पर गौर किया और इस शुबे को कमज़ोर करार देकर मुस्तरद कर दिया। मैडलिन उन औरतों में से थी जो अपने दिल की बात को जुबान पर या बुशरे पर जाहिर होने से नहीं रोक सकती। CIA? मैंने अजराह मजाक दोहराया। फिर तो वो तुम जैसी खूबसूरत औरत को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता होगा। अमेरिका से बाहर CIA को एक पुरस्कार बल्कि अफसानवी तंजीम तस्वुर किया जाता है जो अपने मकसद हासिल करने के लिए मुहय्यरुल अकूल तरीके इख्तियार करती है। इसके दफ्तर में लड़कियां भी काम करती हैं। उसकी खुश दिली बदस्तूर बरकरार रही। वो इनसे काम लेता होगा। मैं फ्लर्ट की कायल नहीं हूं, इसलिए कोई नौकरी नहीं करती। तो क्या नौकरी करने वाली तमाम लड़कियां फ्लर्ट करने की आदी होती हैं? मैंने उसे उलझा लिया। सब नहीं, बहुत से बावकार इदारे भी हैं जिनसे वाबस्तगी में लड़कियां फख्र महसूस करती होंगी। लेकिन बेशतर इदारों में लड़कियों को अपने बास को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ समझौते करने पड़ते हैं। या बास ना खुश हो तो मुलाजमत से खड़े खड़े जवाब दे सकता है। वीरा की बनाई हुई कॉकटेल बहुत लजीज और सरूर अंगेज थी। मैडलिन मजे ले लेकर पैमाने से छोटे छोटे घूंट लेती रही। वीरा उस बिन बुलाई मेहमान के मुसल्लत हो जाने से सख्त कोफ्त में मुब्तला थी। जब इससे ना रहा गया तो वो मैडलिन से मुआजरत का एक लफ्ज भी कहे बगैर कुर्सी छोड़कर उठ गई। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैंने बुखलाकर वीरा से सवाल किया। मुझे जरूरी फ़ोन करना है। तुम मैडलिन के साथ पैग ख़त्म कर लो, फ़ोन के बारे में बाद में बताऊंगी। वीरा के वो रूखे पीके फिक्रे उसकी नापसंदीदगी का खुला इजहार थे। इनमें वाज़े पैगाम मौजूद था कि मैडलिन हमारे लान से जल्द अज जल्द दफ़ा हो जाए ताकि मुझसे कुछ निजी बातें कर सके। तुम्हारी बीवी की खूबसूरती से मैं मरऊब होती जा रही हूँ। वीरा के चले जाने के बाद मैडलिन ने मेरी तरफ झुक कर कहा, आज उसकी बददिमागी ने मुझे सदमा पहुंचाया है। तुम उसके साथ कैसे गुजारा कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। बीवी के रूप में दुनिया की हर औरत कमोबेश ऐसी ही होती है। तुमसे मिलकर जितनी खुशी मुझे हुई है, जाज को इसकी अशरे अशीर भी नहीं होती होगी। जाज के लिए तुम बीवी हो और मेरे लिए एक हसीन औरत है। तुम बहुत शरीर हो। उसने अचानक मेरी रान पर जोर से चुटकी दी। बीवी के सामने भी तुम मेरे कसीदे पढ़ रहे थे और अब मुझे वरगला रहे हो। मैं जवाबी चुटकी लेकर तुम्हारी नाजुक जिल्द को दागदार नहीं करूंगा। मैंने उसे छू कर जताया, सच बताओ कि इस वक्त तुम इधर क्यों आई थी? मुतरिज हुए बगैर उसने अपनी कुर्सी मेरी तरफ खिसका ली और राजदाराना लहजा में बोली, तुम एक आर्जी मेहमान हो, चंद रोज में यहाँ से चले जाओगे। मगर जाज को इस घर के मालिकों पर शुबा है। हफ्तों यहाँ सन्नाटा छाया रहता है। चंद रोज के लिए लोगों की आमदोरफ्त होती है और फिर वही वे रानी। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखकर उसे अपनी जिल्द पर दबा लिया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सरगोशियाना लहजा में पूछा, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तुम मुझे अच्छे और मासूम लगे हो। मैं नहीं चाहती कि इन लोगों की वजह से तुम किसी मुश्किल में पड़ो। बेहतर होगा कि ये चंद रोज किसी होटल में गुजार लो।
उसकी आवाज़ अजीब अपनायत से उठ कर आई। होटल में तुम्हारा पड़ोस नहीं मिल सकेगा। अपने काम की बात उगलवाने के लिए मैंने उसे शह दी। पड़ोस? वो हल्की सी मुतरन्नम आवाज़ में हंस पड़ी। तुम्हारी बीवी ने मुझे मायूस किया है। मैं तुम्हारे घर आई तो वो बददिमाग औरत मुझसे लड़ पड़ेगी। तुम्हें मौका मिले तो किसी भी वक्त 2 फुट की ये दीवार अबूर करके मेरे घर आ जाओ। आजकल मैं अकेली ही होती हूँ, लेकिन यह याद रखना कि मैं जहाज से बेवफाई का इर्तिकाब नहीं करूंगी। उसका आखिरी फिक्रा नहायत मुहम्मल था। इस तरह उसने खुद ही एक इम्कान की निशानदेही की थी। मैंने पूछा, आजकल तुम यहाँ होने वाली आमदरफ्त के बारे में क्या नोट कर रही हो? बस कल रात गाड़ियाँ रुकने और रवाना होने की कई आवाज़ें आईं। मैंने 2-3 मरतबा झांका मगर बाहर कुछ नहीं था। तुम्हारी इक्का दुक्का मिलने वालों पर मैं ध्यान नहीं देती। सूरज इस वक्त आसमान के आखिरी किनारों से नीचे झुका जा रहा था, फिर भी लान पर खासी रोशनी थी। उसने मेरे हाथ को पूरी कुव्वत से भींचकर एक हल्की सी झुरझुरी ली और हाथ से छोड़ दिया। अपना पैर खाली करके वो उठ गई। तुम्हारी बीवी की मुदाखलत से पहले मुझे चले जाना चाहिए। ये बताओ कि कल किस वक्त आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरे को वादा नहीं कर सकता, रोजी कहीं निकल गई तो मैं ज़रूर आऊँगा। तुमसे एक बार फिर मुलाकात की ख्वाहिश मेरे दिल में अरमान बनकर जाग चुकी है। मैंने मुबालगे से काम लेते हुए कहा। उसने पलकें झपकाकर मुझे तादीब की। गलत बातें मत सोचो, हम दोनों शादीशुदा हैं। बैठकर बेहतरीन कॉकटेल पियेंगे, बातें करेंगे और फिर वक्त हुआ तो सो जाएंगे। मैंने बौखलाकर असबात में सर हिला दिया। इसके पहले और आखिरी फिक्रे के नुमाया तजाद ने मुझे चकरा कर रख दिया था। मुझसे हाथ मिलाते उसने चौकन्नी नजरों से चारों तरफ देखना शुरू किया तो मैं जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। मुझे महसूस हुआ कि मैदान साफ पाकर मेरा हाथ चूमने के चक्कर में थी। दीवार अबूर करके उसने मेरी तरफ हाथ लहराया। अपने दरवाजे पर रुककर उसने यही हरकत दोहराई। मैं एक सैरज़दा मामूल की तरह मैडलीन की उन हरकतों का जवाब देता रहा। वो अंदर चली गई तो मैं भी थके हुए अंदाज में दरवाजे की तरफ हो लिया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने उससे पहले लान पर न बैठकर अपने साथ ज्यादती की थी। मैडलीन से पहले ही दोस्ती हो गई होती तो मुझे इससे कई कारामद बातें मालूम हो सकती थी। अंदर पहुंचते ही वीरा ने मेरी तवक्का के बरक से एक जानदार कैके से मेरा इस्तकबाल किया। आखिरकार तुमने अपनी दिलरुबा महबूबा को रुखसत कर ही दिया। उसने कब बुलाया तुम्हें? मैं वीरा की क्यास आराई पर हैरान रह गया। तुम क्या जानो कि वो क्या कह रही थी? वो रास्ते की बेरी है जो चाहता है पत्थर मारकर जेबें भर लेता है। कमरे में मौजूद माइक ने वजाहत की। वो उलझी हुई ज़हनी मरीज़ा है। कम से कम लिबास इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिशें करती रहती है। बदनामी के डर से खुले बंदों मोहल्ले का कोई मर्द उससे नहीं मिलता, मगर चोरी छुपे कई अफराद उसके घर आते जाते हैं। औरतें सिरे से उसे पसंद ही नहीं करती। तुम्हें मालूम है कि उसका शौहर जॉर्ज CIA में मुलाजिम है। मैंने संभाला लेने की कोशिश की। वो हर एक से यही कहती है। CIA उसके दिमाग में बसी हुई है। जॉर्ज बेचारा एक बीमा एजेंट है। वो चंद रोज के लिए घर आता है तो ये दरवाजे पर भी नजर नहीं आती। ला हौल वला कुव्वत। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। फिर मैंने खिफ़त से उन दोनों को अपनी कहानी सुना दी। उसकी चुटकी और अपनी जवाबी रायत का तस्करा मैंने गोल कर दिया। इस पागल लड़की ने मरबूत अंदाज में CIA का जिक्र करके मुझे खासा बेवकूफ़ बना डाला था। माइक ने उसकी पोल खोलकर उसके कई मुतजाद फिक्रों का जवाब भी फराहम कर दिया था। अगर वीरा माइक को अपने साथ मिला लेती और मुझे मैडलीन के बारे में असलियत का इल्म न होता तो मैं बेखबरी के आलम में किसी ऐसे मदहक का खेल सिचुएशन से दो चार हो सकता था जहां मेरे लिए नदामत, मुलामत और शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी ना होता। सच बताना कि अपनी पागल मगर चालाक पड़ोसन से तुम्हारे मरासम कैसे? अपने दिल ही दिल में उमड़ती हुई खुद मलामती की लहर को दबाने के लिए मैंने वीरा की मौजूदगी की परवाह किए बगैर माइक से सवाल कर डाला। मैं फरिश्ता नहीं हूँ और वह अपनी नफ्सियाती उलझनों के बावजूद खासी पुरकशिश है। मैं तो खैर कभी कभार यहाँ रहता हूँ। बैक्स्टर जैसा शरीफ नफ्स आदमी उसके घर आता जाता रहता था। बैक्स्टर का नाम आते ही वीरा की तेवरियां चढ़की और मैंने किसी बड़े फसाद से बचने के लिए माइक को फौरन ही कमरे से रुखसत कर दिया। बाहर अंधेरा फैल चुका था। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स से जल्द उठी थीं और हमारे कान बाहर से आने वाली आवाज़ों पर जमे हुए थे। ब्लैक डेड का आदमी किसी भी वक्त निक मोडले को वहां ला सकता था। वक्त धीरे धीरे रेंगता रहा। हमारे इंतजार की घड़ियां तवील से तवील तर होती चली गईं। मामूल के मुताबिक 9 बजे माइक ने डिनर लगा दिया। किचन में खाना खाते हुए भी हमारे कान अपने अहाते में किसी कार की आवाज पर लगे हुए थे। खिड़कियों के रास्ते पूरे घर में चंद सानियों के लिए पड़ने वाली रोशनी के सैलाब से मैं उछल पड़ा। कोई कार हमारे फाटक पर मुड़ी थी और ड्राइवर ने मुड़ते ही हेडलैम्प से बुझा दिए थे। पुख्ता रविश पर इंजन की गुर्राहट और टायरों की रगड़ सुनाई दी जो घर के बगली हिस्से में जाकर मालूम हो गई। माइक अपनी जगह मुस्तैद था। शायद वो कार बराह रास्त गैराज में बंद कर दी गई थी। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। वीरा ने मेरा मशवरा खंदा पेशानी से कबूल कर लिया और मैं तेजी से घर से निकलकर अकबी अहाते की तरफ हो लिया। गैराज का दरवाजा बंद था। इसकी झुर्रियों से रोशनी नजर आ रही थी लेकिन अंदर गहरा सकूत था। माइक ने मुझे पहले ही बता दिया था कि सर्वेंट क्वार्टर मुल्हिक बाथरूम के दूसरे दरवाजे के जरिए
गैराज से मिला हुआ था। निक मोडले की आमद के बाद आमदोरफ्त के लिए वही रास्ता इस्तेमाल किया जाना था। सर्वेंट क्वार्टर का दरवाजा अंदर से बुलेट या मुकव्विल था। मेरी मखसूस दस्तक पर माइक को गैराज से अपने कमरे तक पहुंचने में जरा सा वक्त सर्फ हुआ, फिर दरवाजा खुल गया। मेरे अंदर दाखिल होते ही माइक ने दरवाजा दोबारा बुलट कर दिया। साफ सुथरे सर्वेंट क्वार्टर के बाथरूम से होकर हम गैराज में पहुंचे तो वहां एक कबील जुस्सा और पस्ता कामिल शख्स हमारा मुंतजिर था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा भैंगी थी। नौवार ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और दोस्ताना लहजे में कहा, जरा सा सहारा दो ताकि मैं इसे अपनी पुश्त पर लाद कर नीचे पहुंचा दूं। ये किसी भी वक्त होश में आ सकता है। जरूर जरूर, खुशदिली से ये कहकर मैंने माइक से आगे निकलने की कोशिश की। उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। डक तुमसे नहीं, मुझसे मुखातिब था। माइक यह कहकर आगे बढ़ गया। भैंगे डक की मौजूदगी की वो पहली बरकत थी जो मुझ पर नाजिल हुई थी। अंदर से वो गैराज मैंने पहली बार देखा था। वो इतना कुशादा था कि इस वक्त वहां 2 गाड़ियां एक दूसरे के बराबर में खड़ी हुई थी। इनके दरमियान दरवाजे खोलने और नकलो हरकत के लिए खासी जगह मौजूद थी। वो दोनों अपने बेहोश शिकार को काली गाड़ी के अकबी पायदान से उठाकर डक की पुश्त पर मुंतकिल करने की कोशिश में मसरूफ थे।